नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 यानी कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के भाग 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो भाग 1 है वह अपलोड किया जा चुका है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को जब उसने स्वयं को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, इस बीच की अवधि में भारत सरकार किसके उपबंधों के अधीन कार्य करती रही थी? तो किसके अधीन कार्य कर रही थी? वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कार्य कर रही थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब एक कॉपी और पेन उठाइए और हेडिंग डालिए भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखिएगा कि इस एक्ट के द्वारा पहली बार एक अखिल भारतीय संघ यानी कि संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत केंद्र तथा प्रांतों के बीच 3 सूचियाँ, जिसमें से पहली सूची संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, दूसरी सूची राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे और तीसरी सूची समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। इनके आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया और अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वह वायसराय, किसके? वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल को दे दी गई। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, जिसका उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ावा देना था, लेकिन अब केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापित हो गई थी। इस अधिनियम के तहत राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया। चौथा पॉइंट लिखिएगा, दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। पांचवा पॉइंट लिखिएगा, इस एक्ट के तहत संघीय न्यायालय 1937 की स्थापना की गई और संघीय न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। छठवां पॉइंट लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, साथ ही प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की गई थी। सातवां पॉइंट लिखिएगा, इसके तहत एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई तथा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। आठवां पॉइंट लिखिएगा, 6 प्रांतों में, कितने? 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई और वह 6 प्रांत कौन कौन से थे? पहला प्रांत था बंगाल, दूसरा था बम्बई, तीसरा था मद्रास, चौथा था बिहार, पांचवा था संयुक्त प्रांत और छठवां था आसाम। और फिर 9वां पॉइंट लिखिएगा, इस अधिनियम के अध्याय 5 में अपवर्जित क्षेत्र तथा आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र संबंधी प्रावधान किए गए। कुछ स्टार मार्क लगा के 1-2 पॉइंट और नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट नोट करिएगा कि आज़ादी के बाद तथा भारत के संविधान के प्रवर्तन के बीच के काल में भारत सरकार भारत शासन अधिनियम 1935 उपबंधों के अधीन कार्य करती रही। दूसरा स्टार लगा के पॉइंट लिखिएगा, वर्तमान संविधान में लगभग 250 से अधिक अनुच्छेद भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, अतः इसे ही भारत संविधान का मूल आधार माना जाता है। क्या माना जाता है? मूल आधार जो है वह माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल आधारिका जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ था? तो किससे विकसित हुआ था? वह भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थीं?
जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह जो है गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक वैशिष्ट युक्त नहीं है। इनमें से कौन सा एक नहीं है? वह है केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत में संघीय न्यायालय की रचना यानी कि उत्पत्ति का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय के विषय में जो कथन सत्य है वह क्या है? तो जो कथन सत्य है वह कथन है प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 1935 के अधिनियम में क्या उल्लेखित था? तो 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्ता भी थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी था, संघीय व्यवस्था भी थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्ता लागू की गई थी। किसके द्वारा लागू की गई थी? यह जो है वह 1935 के अधिनियम द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी। तो समवर्ती सूची जो है पहली बार किस एक्ट से लागू की गई थी? वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो यह किस योजना पर आधारित है? यह जो आधारित है वह भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? तो पहली विशेषता दे रहा है प्रांतीय स्वशासनता, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है केंद्र में द्वैध शासन था, ये भी बात सही है। तीसरा है राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति हो गई थी, बिल्कुल सही बात है। और अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण हो गया था, ये भी बात सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से कौन सा नहीं था? तो उसमें से कौन सी विशेषता नहीं थी? वह था अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो किसने संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? वह दी थी भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो किसने यह प्रणाली स्थापित की थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो किसके द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था? यह जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? इनमें से किसी के द्वारा नहीं की गई थी। वह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो क्या कहलाता था? जो कहलाता था संघीय न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ
महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। कौन सा ये नहीं है? वह है देश के लिए लिखित संविधान। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो प्रांतीय सरकारों का जो गठन है वह 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? तो किसके द्वारा यह किया गया था? यह जो है वह 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 1942 के क्रिप्स प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है? पहला कथन बोल रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा में भारतीय राज्यों की सहभागिता हेतु उपबंध किए जाने थे। बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या बोल रहा है? दूसरा कथन है कि ब्रिटिश सरकार ने संविधान को स्वीकार करने तथा लागू करने की जिम्मेदारी ली थी। बिल्कुल सही बात है। तीसरा कथन है संविधान को स्वीकार करने के संबंध में ब्रिटिश भारत के सभी प्रांतों को एक प्रतिज्ञा पत्र देना था। ये बात जो है वह बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? और चौथा कथन भी देख लीजिए। चौथा कथन है कि चल रहे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का कोई भी संसाधन प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। ये भी बात गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। कॉपी पेन उठाइए और हेडिंग डालिए 1942 के क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के प्रावधान। ये हेडिंग डालने के बाद पहला पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट इसमें बताया गया था कि युद्ध के पश्चात संविधान निर्माण हेतु एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने गए प्रतिनिधि तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया था कि डोमिनियन यानी कि उपनिवेश राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी और संघ को राष्ट्रकुल से भी अलग होने का अधिकार होगा। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, संविधान निर्मात्री सभा द्वारा तैयार किए गए संविधान को सरकार 2 शर्तों पर ही लागू कर सकेगी। पहली, जिन भारतीय राज्यों यानी कि प्रांतों को संविधान स्वीकार नहीं है वे भारतीय संघ से पृथक होने के लिए अधिकारी होंगे एवं अपना पृथक संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। और इसी में दूसरी बात कही गई थी कि संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा। और चौथा पॉइंट लिखिएगा, उक्त व्यवस्था होने तक भारत के सुरक्षा संबंधी दायित्वों का निर्वहन ब्रिटिश करेगा तथा गवर्नर जनरल की शक्तियां पूर्ववत बनी रहेंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन नंबर बी जो है वह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सही कौन सा है? सही है, इसे मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया था। बिल्कुल सही बात ये थी। जिस किसी प्रांत को संविधान स्वीकार नहीं होगा वह तत्समय विद्यमान अपने सांविधिक उपबंधों को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र होगा। ये भी बात सही थी। और ब्रिटिश सरकार सम्मिलित होने वाले किसी भी प्रांत के साथ पृथक सांविधिक व्यवस्था में प्रवेश कर सकती है। बिल्कुल सही बात। तो इसमें गलत बात कौन सी थी? वह थी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित क्या किया था? तो इसने भारत के लिए कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार की व्यवस्था की थी, प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के गठन का प्रस्ताव था। इसमें ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर संघ की स्थापना का प्रस्ताव था। किसकी? संघ की स्थापना का प्रस्ताव था, जिसमें भारतीय रियासतों को सम्मिलित न होने की छूट थी। कुछ राष्ट्रीय हितों के विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में रखने का प्रस्ताव था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत
भारत के लिए जो प्रस्तावित किया गया वह एक क्या था, वह एक संघ था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 16 मई 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही था। पहला कथन है कि संघ में ब्रिटिश, भारतीय और राज्यों के प्रतिनिधियों से निर्मित कार्यपालिका और विधानमंडल होने चाहिए, बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि प्रांतों को कार्यपालिकाओं और विधानमंडलों के साथ समूह बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और प्रत्येक समूह द्वारा साझे तौर पर लिए जाने वाले अस्थायी विषयों को निर्धारित किया जा सकता हो, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्रस्तावों की घोषणा की गई, जिसमें प्रावधान था कि संघ के पास ब्रिटिश, भारतीय और राज्यों के प्रतिनिधियों से गठित कार्यपालिका और विधानमंडल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी। तो कौन सी इसमें एक पद्धति थी, वह था अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी नरेशों द्वारा नामित। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था, किसके अंतर्गत किया गया था, वह कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो अंतरिम सरकार का जो गठन है वह सितंबर 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब कॉपी पेन उठाइए और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए, स्टार लगा के पॉइंट लिखिएगा कि प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी, जबकि 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन की योजना अनुसार निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में रही थी। फिर स्टार लगा के दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि अंतरिम सरकार का कार्य वायसराय की कार्यकारी परिषद करती थी, जिसकी अध्यक्षता वायसराय करता था। इस सरकार में कांग्रेस द्वारा नामित 3 मुस्लिम सदस्यों सहित 3 मुस्लिम सदस्यों सहित कुल 12 सदस्य सम्मिलित थे और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा नामित 5 और सदस्य इसमें सम्मिलित हुए, जिससे कुल सदस्य संख्या जो है वह 17 हो गई थी और 2 सीट पहले से ही खाली थी। बाकी 3 सदस्यों को जगह दिलाने के लिए शरत बोस, कौन, पहले नंबर पे शरत बोस, दूसरे नंबर पे सैयद अली जहीर व तीसरे नंबर पे सफ़ात अहमद खान, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस प्रकार कुल 14 सदस्य जो है अंतरिम सरकार में पदभार ग्रहण किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन था। तो कानून मंत्री जो थे वो बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री बी.आर. अम्बेडकर थे और रक्षा मंत्री जो है कौन, ये जो बलदेव सिंह जी जो थे यह रक्षा मंत्री थे। कौन थे ये रक्षा मंत्री थे। और एस.पी. मुखर्जी जो हैं यह उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। कौन थे, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। कौन, ये एस.पी. मुखर्जी साहब थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, इस क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था। तो इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी। तो जो सत्ता ग्रहण की थी वह संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की थी। इसके बाद संविधान सभा ने लॉर्ड माउंटबेटन को, किसको, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया था। किसका, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है किसको बनाया था, लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। और 15 अगस्त की प्रातः जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा बिंदु भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 का भाग नहीं था। तो इनमें से कौन सा भाग नहीं था, वह था भारत सचिव और भारत कार्यालय के कार्य समाप्त होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब कॉपी पेन उठाइए और कुछ लिख लीजिए। उसमें लिखिएगा कि भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 में यह नहीं कहा गया था कि देशी रियासतों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को लागू किया जाएगा। और भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अंतर्गत कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित थीं। पहली बात थी कि 15 अगस्त 1947 को से भारत में भारत और पाकिस्तान नाम से 2 डोमिनियन की स्थापना हो जाएगी। दूसरा पॉइंट था कि प्रत्येक डोमिनियन के विधानमंडल को अपने लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार होगा। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम किसी भी डोमिनियन में वैध नहीं होगा। चौथा पॉइंट लिखिएगा, ब्रिटिश सम्राट का अधिराजत्व भारत में समाप्त हो जाएगा तथा उसका किसी प्रतीक या उपाधि में प्रयोग नहीं होगा। और पांचवा पॉइंट लिखिएगा कि भारत सचिव और भारत कार्यालय के कार्य ब्रिटिश संसद में समाप्त हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर सी नहीं, कार्य समाप्त नहीं होंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब था देशी रियासतों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को लागू किया जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आखिरी प्रश्न के ऊपर चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न बोल रहा है कि 15 अगस्त 1947 से जब देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 के बीच जब उसने स्वयं को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, भारत सरकार कार्य कर रही थी। किसके अधीन कार्य कर रही थी? भारत सरकार 1935 के उपबंधों के तहत कार्य कर रही थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम लिंक पर आप ज्वाइन हो सकते हैं और इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई भी सजेशन देना हो तब भी आप वहाँ पर बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।